जय श्री श्याम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो जैसा कि हम क्लास 12th फिजिक्स का पहला इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके बाद में पार्ट 1 जिसमें अपन स्टार्ट कर चुके हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र चैप्टर नंबर 1। तो उस पार्ट में हमने ये जाना कि विद्युत आवेश के दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं, या फिर अपन विद्युत आवेश को दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं, आवेश आपको कहाँ देखने को मिलता है, यानी जो झटका लगता है वो कैसे लगता है, इसके बारे में हम सभी ने जान लिया। और हमने ये भी जाना कि विद्युत आवेश की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, और जो सजातीय आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण, और जो विजातीय आवेश होते हैं उनमें आकर्षण बल कार्य करता है, कैसे करता है ये भी हमने जाना। और किसी वस्तु पर जो धनावेश आता है और जो ऋणावेश आता है वो किस वजह से आता है। तो आप लोगों ने जाना कि अगर वस्तु पर धनावेश आ रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब उस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना। और अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और ग्रहण करने का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से अपन ने धनावेश और ऋणावेश के बारे में भी जाना। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको नोट्स दिखाए थे वो नोट्स जो हैं टाइपिंग करवाए हुए वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स जो हैं जिसमें अपन पूरा डिस्कस करेंगे, उस जो आपको जो टाइपिंग वाले जो नोट्स हैं उसमें आपको डेरिवेशंस ना मिलकर उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस वगैरह वो सब कुछ हैं। और यहाँ पर पूरा डेरिवेशन वगैरह आपको इस पीडीएफ के माध्यम से जो आप देख रहे हो यहाँ पे हैंड रिटन है, इसमें मिलने वाली है आप लोगों को। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पहले से हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आप आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो एक बार फटाफट से हम इस नोट्स के माध्यम से चैप्टर 1 में अपन ने क्या पढ़ा उन सभी को अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है स्थिर वैद्युतिकी। क्या लिखा हुआ? स्थिर वैद्युतिकी, जिसे अपन इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की परिभाषा क्या है? यानी स्थिर वैद्युतिकी यानी स्थिर है, आवेश क्या है? स्थिर है। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की, किसकी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। दूसरा, विद्युत आवेश की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो अपन विद्युत आवेश की परिभाषा लिख सकते हैं कि पदार्थ का वह आंतरिक गुण, यानी जो विद्युत आवेश होता है वो पदार्थ का आंतरिक गुण होता है, इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है। क्योंकि जब अपन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तभी उनमें आवेश उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करती है अपनी प्रकृति के आधार पर। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि वो आवेश जो है वो या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो चुंबकीय प्रभाव के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर 3 के बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें आवेश जो होता है वो गतिमान होता है, और अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो आवेश केवल स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा दे रखी है कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन की जगह पर लिखेंगे प्रभाव। क्या? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, विद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन। ये सब जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ये सब जो हो रहा है ये सब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की वजह से हो रहा है, क्योंकि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से ही वो वस्तु धनावेशित और ऋणावेशित होती है। तो ये सब जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण वस्तुओं पर क्या आता है? आवेश आता है। अब आप एक बात ध्यान रखना कि आवेश जो है, तो आवेश में ट्रांसफर केवल इलेक्ट्रॉनों को हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? क्योंकि आप किसी दो पदार्थों को रगड़ रहे हो। किसको? दो पदार्थों को रगड़ रहे हो। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। और कणों में क्या उपस्थित होते हैं? कण किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। क्योंकि किसी भी पदार्थ की या फिर किसी भी कण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु होती है। और परमाणु के अंदर भी क्या क्या होता है? परमाणु के अंदर नाभिक होता है,
और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और नाभिक के चारों चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर स्थिर रहते हैं, गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो इलेक्ट्रॉन ही अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो ट्रांसफर किसका होगा, केवल इलेक्ट्रॉन का होगा। किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, कण से, और कण में क्या उपस्थित है, परमाणु, और परमाणु में भी क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो विद्युत बल लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है और जो वस्तु है आवेशित और धनावेशित होती है। ऐसा आपने परमाणुओं का संरचना चित्र भी देखा होगा, बीच में प्लस का चिन्ह देखते हो और इसके बाहर ये कक्षाएं होती है, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस तरीके से कक्षाएं होती है। तो इससे तो अपन बोलते हैं नाभिक, क्या बोलते हैं इसे अपन, नाभिक। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर आप पहले से ही देख रहे हो कि इसके ऊपर ऋणावेश आ रहा है, क्या आ रहा है, ऋणावेश आ रहा है। और प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। ऐसा आप लोगों ने कक्षा 10 में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में केवल विद्युत बल लगता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेशित करता है वस्तुओं को, और इसी की वजह से विद्युत धारा, विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले आवेश के बारे में या फिर आप कह सकते हो कि घर्षण विद्युतीकी का जनक किसे कहा जाता है। तो घर्षण विद्युतीकी का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है थैलस को। किसको, थैलस को। थैलस नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, सबसे पहले एम्बर एक पदार्थ है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक जीवाश्मीय पदार्थ है जो कि पीले रंग का होता है और बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है, जिसका उपयोग सजावटी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। और एम्बर और ऊनी कपड़े को जब आपस में घर्षण करवाया तो उनको पता लगा कि रगड़ करने से कोई वस्तु आवेशित हो जाती है। यानी एम्बर के ऊपर तो ऋणावेश आ जाता है और ऊनी कपड़े के ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। जब आप एम्बर को किसी और अन्य पदार्थ के पास लेके जाते हो तो वो कागज़ के टुकड़ों को और छोटे छोटे तिनकों को इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये सब क्या हुआ, आवेश की वजह से हुआ। तो इसकी खोज करने वाला कौन था, थैलस था। ठीक है, एक नोट में आप ये बात ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिसिटी अपन बोलते हैं, विद्युतीकी जो अपन बोलते हैं, उसका नाम ऐसे पड़ा ही क्यों, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीकी इसका नाम पड़ा क्यों। तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रम कहा जाता है। और इलेक्ट्रम जो है इसी से इस शाखा का नाम पड़ गया इलेक्ट्रिसिटी, जिसे अपन विद्युतीकी कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट इसके बाद में आप देखेंगे कि एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। उन्होंने एक कथन दिया था, क्या दिया था, एक कथन दिया था। और वो कथन क्या था देखेंगे कि घर्षण विधि से कांच की छड़ पर, क्योंकि घर्षण विधि से अपन ने एक तो कांच की छड़ को लिया, जैसे मान लो ये कांच की छड़ है और कांच की छड़, और अपन ने क्या लिया, रेशम का कपड़ा। जैसे मान लो ये कांच की छड़ हो गई और ये हमारा रेशम का कपड़ा हो गया। ठीक है, तो कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब अपन ने आपस में रगड़ा तो रगड़ने से क्या हुआ, कांच की छड़ ने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन इस रेशम के कपड़े को दे दिए और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने दे दिए। तो ये तो हो गई धनावेशित और ये हो गई ऋणावेशित, क्योंकि इसने ले लिया। अब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा तो घर्षण विधि लगी। कौन सी विधि लगी, घर्षण विधि लगी। तो यहाँ पर घर्षण विधि से कांच की छड़ पर आने वाले आवेश को धनावेश तथा रेशम पर आने वाले आवेश को ऋणावेश नाम दिया गया। तो ऋणावेश और धनावेश जो नाम दिया गया वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के कथन के आधार पर दिया गया, या फिर आप ये कह सकते हो कि आवेशों का नामकरण यानी धनावेश और ऋणावेश जो देने वाला था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के हैं। हमें पता लग गया कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के हैं। पहला आवेश धनावेश है, दूसरा आवेश ऋणावेश है। यानी विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग पढ़ेंगे चार्ल्स डुफे नाम के साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में उसने क्या पाया, उसने ये पाया कि उसने सबसे पहले क्या किया, 2 कांच की छड़ें ली जिनको पहले से ही घर्षण करवा रखा है।
जैसे अपन ने इस कपड़े को, रेशम के कपड़े को, इसको रगड़ा तो इस पर धनावेश था, तो यही छड़ और एक और छड़ ली, उसको भी आपस में रगड़ा, इस पर भी क्या गया, धनावेश। अब इन दोनों छड़ों को पास में लेकर आया तो उसने देखा कि दोनों पर प्लस, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, तो ये दोनों प्रतिकर्षित हो रही है, रिपेल हो रही है एक दूसरे से। क्या हो रही है? रिपेल हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। फिर उसने क्या किया, एबोनाइट की छड़ लिया। जैसे मान लो ये कांच की छड़ थी, अब एबोनाइट की छड़ लिया। ऐसे ही उसने एबोनाइट की छड़ लिया और एबोनाइट की छड़ पर क्या गया, क्योंकि एबोनाइट की छड़ जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, तो ग्रहण करती है तो इसके ऊपर ऋणावेश आता है, इसके ऊपर भी ऋणावेश आएगा। तो दोनों एबोनाइटों की छड़ लाया तो इस पर भी ऋणावेश, इस पर भी ऋणावेश, तो ये दोनों प्रतिकर्षित होने लग गई। क्या होने लगी? प्रतिकर्षित होने लग गई। तो इसके बाद में फिर इसने क्या किया, एक छड़ तो कांच की धनावेशित ले लिया और एक एबोनाइट की छड़ ले ली, दोनों को पास में लाया तो देखा कि ये तो आकर्षित हो रही है। क्या हो रही है? आकर्षित हो रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इसके बारे में जानना। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो सजातीय आवेश है, यानी प्लस प्लस के जो थे या माइनस माइनस के थे, उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और जो विजातीय आवेश होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, या माइनस का या प्लस का, तो उनके बीच में आकर्षण होता है। तो इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। चलते हैं नेक्स्ट, घर्षण विद्युतिकी। घर्षण विद्युतिकी आप समझ गए कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश आ जाना, वही घर्षण विद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, ये भी बताने के लिए। अब देखिए, धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा आप जान ही गए होंगे। मैंने आपको बताया कि धनावेश में द्रव्यमान की कमी आ जाती है और ऋणावेश में द्रव्यमान की वृद्धि आ जाती है। ऐसा क्यों, ये आप जान गए होंगे। घर्षण के दौरान वस्तुओं पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आता है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एक तो धनावेशित के लिए कांच की बिल्ली के ऊन के सूखे बाल है, ये तो धनावेशित हो गई। और एक और है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना यानी ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रेशमा, कौन, रेशमा नाइट में बर्बर में कंघी करती है। इसको अच्छा समझना। देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रेशमा नाइट में बर्बर में कंघी करती है। बर्बर में क्या करती है, कहते हैं ना बार बार में क्या करती है, कंघी कहती है। तो इससे क्या पता लग रहा है, क्या है सर ये ट्रिक। देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रेशमा नाइट में बर्बर कंघी करती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर इसका मतलब ऋणावेशित। तो यहाँ पे देखिए, रेशम, नाइट मतलब एबोनाइट, और बर्बर का मतलब है एम्बर, और कंगा मतलब ये कंगा। तो रेशम का कपड़ा, एबोनाइट की छड़, एम्बर और कंगा, ये सभी ऋणात्मक आवेशित वस्तुएं होती है। और ये कांच की छड़, बिल्ली की खाल, उनका कपड़ा, सूखे बाल, ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, धनावेशित वस्तुएं होती है। ये जोड़ा है, धनावेश और ऋणावेश का क्या, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। आवेश के महत्वपूर्ण बिंदु। आवेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आवेश के महत्वपूर्ण बिंदु, पहला तो ये है कि आप आवेश के बारे में ये भी कह सकते हो कि आवेश घर्षण विद्युतिकी में, किसमें, घर्षण विद्युतिकी में वह भौतिक राशि है जिसका स्थानांतरण होता है। घर्षण विद्युतिकी में भौतिक आवेश वह भौतिक राशि है जिसका स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वह आवेश कहलाता है। ठीक है, विद्युत आवेश वह गुण है जिसके बाद एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जनरल बातें वही है। आवेश को आप कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दर्शाएंगे। आवेश एक अदिश राशि है, बात आती है अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि आवेश का केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। अब आप कहोगे सर आवेश तो गति करते हैं तो इनकी दिशा होगी। अभी भैया आवेश केवल परिमाण के रूप में, आवेश जब गति करते हैं तो उसे अपन विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा भी अदिश राशि होती है, वो भी सदिश राशि नहीं होती है। ये आप आगे जाके समझेंगे। तो अदिश राशि है, अदिश राशि को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, क्योंकि इसका केवल परिमाण ही होता है। नेक्स्ट, आवेश के मात्रक। देखिए, आवेश के मात्रक अपन पढ़ेंगे मुकेश कुमार सैनी, CGS पद्धति और SI पद्धति, और भी अन्य मात्रक। देखिए, यहाँ पर मैंने बोला है मुकेश कुमार सैनी, तो ये मुकेश कुमार सैनी नहीं है, MKS। अगर कोई हो MKS, मुकेश कुमार सैनी या मुकेश कुमार शर्मा, तो वो ये नहीं माने। यहाँ पर M का मतलब है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये मात्रकों की पद्धति हैं। M का मतलब यहाँ स्टैंड्स फॉर मीटर, और M फॉर किलोग्राम, और S मतलब सेकंड। S मतलब क्या है, सेकंड। तो MKS पद्धति में ये CGS में C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब भी सेकंड है। और SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसमें अपन
किसी साइंटिस्ट के नाम पर उसका नामकरण करते हैं, वो है। तो चलिए एमकेएस पद्धति में अपन आवेश का मात्रक निकालते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपने कक्षा 10 में विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि विद्युत धारा का फॉर्मूला जो होता है आवेश बटा समय होता है। क्या होता है बच्चों? आवेश बटा समय पढ़ा होगा। विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और अपन वैसे पढ़ने वाले भी तीसरे चैप्टर में विद्युत धारा के बारे में पढ़ने वाले भी हैं। तो आवेश बटा समय, ठीक है। आवेश को अपन किससे लिख रहे हैं? क्यू से। समय को किससे लिख रहे हैं? टी से। तो आई बराबर क्यू बटा टी, हमें तो क्यू से मतलब है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा आई टी। अब आई विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, टी समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एमकेएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो एम्पियर गुणा सेकंड होता है। ध्यान समझना, कहीं आप कुलाम याद कर लो। आवेश का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो एम्पियर गुणा सेकंड होता है। आवेश का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर गुणा सेकंड। चलिए सीजीएस पद्धति में देखें, पहले अपन एसआई पद्धति में देख लेते हैं। एसआई पद्धति में तो आपने पढ़ लिया, कुलाम होता है और उसे अपन सी से व्यक्त करते हैं। सीजीएस पद्धति में ध्यान देना, सीजीएस पद्धति में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेश का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक है। तो देखेंगे आवेश का सीजीएस पद्धति में सबसे पहला मात्रक है, आपको कुलाम के आगे स्टेट जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? स्टेट वर्ड जोड़ देना है, तो वो बन जाएगा आपका सीजीएस पद्धति का मात्रक। इसके अलावा एक होता है स्थिर विद्युत मात्रक, जिसे अपन EMU भी बोलते हैं या फिर ESU बोलेंगे, है ना। ESU लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? ESU, ठीक है, इसे ESU लिखेंगे। और स्थिर विद्युत मात्रक जिसे अपन फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं, और फ्रैंकलिन के लिए अपन FR यूज करेंगे प्रतीक चिन्ह के रूप में। फ्रैंकलिन को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? FR लिखेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, नोट के रूप में आपसे पूछ लिया जाए कि एक कूलाम के अंदर कितने स्टेट कूलाम होते हैं, बताइए। तो एक कूलाम के अंदर 3 गुणा 10 की घात 9, 3 गुणा ध्यान रखना, 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होते हैं। कूलाम बड़ा मात्रक है तो इसके आगे संख्यात्मक राशि छोटी आएगी, स्टेट कूलाम छोटा मात्रक है तो संख्यात्मक राशि ज़्यादा आएगी। ऐसा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक कूलाम के अंदर कितने स्टेट कूलाम होते हैं? एक कूलाम के अंदर 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम होते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ रहे हो अच्छे से। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक बताइए। तो उसमें क्योंकि विद्युत चुंबकीय मात्रक है तो उसमें कोई एब लग गया। क्या लग गया बच्चों? एब लग गया। एब कहते हैं ना कि इसमें तो एब लग गया, तो एब लग गया तो कूलाम में एब लगा देना, तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक बन जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ एक कूलाम बराबर कितने एब कूलाम होते हैं, तो एक कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम होते हैं। कितने होते हैं? 1/10 एब कूलाम होते हैं। और आवेश का प्रायोगिक मात्रक क्या होता है? प्रायोगिक प्रैक्टिकल, जैसे विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक या प्रायोगिक मात्रक जो होता है यूनिट होता है किलोवाट घंटा जिसे कहते हैं, वैसे आवेश का प्रायोगिक मात्रक जो होता है एम्पियर गुणा आवर यानी एम्पियर गुणा घंटा, ठीक है। ये आवेश का प्रायोगिक मात्रक है। तो आप लोग मात्रकों के बारे में समझ गए। एमकेएस पढ़ा अपन ने, एमकेएस में एम्पियर गुणा सेकंड, सीजीएस में स्टेट कूलाम, और विद्युत चुंबकीय मात्रक में एब कूलाम, और यहाँ पर प्रायोगिक मात्रक एम्पियर गुणा आवर यानी घंटा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक और आवेश का सबसे छोटा मात्रक ये जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फेरड होता है। क्या होता है? फेरड होता है, फेरड, ठीक है। फेरड या फिर फेराडे भी बोलते हैं। फेराडे वैसे वैज्ञानिक का नाम है जिसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करी थी, ऐसा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टरों में। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, जैसा कि अपन ने पढ़ा अभी। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। इंपॉर्टेंट, एक फेराडे के अंदर कितने कूलाम होते हैं? एक फेराडे के अंदर कितने कूलाम होते हैं ये आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? एक फेराडे के अंदर 96,500 कूलाम होते हैं। 96,500 कूलाम होते हैं एक फेराडे के अंदर। इसके अलावा आवेश का विमीय सूत्र बनाना होता है आपको। विमीय सूत्र, अगर आपको विमीय सूत्र बनाना नहीं आता है तो विमीय सूत्र बनाना सीख लो। 11th क्लास में बहुत अच्छे से भर के विमीय सूत्र बनाने के लिए दिया जाता है। चलिए नहीं आता है तो आप देख लेना। विमीय सूत्र का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रक के रूप के बाद में उसके विमा के रूप में लिखना, और विमा यहाँ पर MLTA यानी मास, लेंथ, टाइम, और यह भी विद्युत धारा का जो मात्रक है उसके रूप में। तो आप देखेंगे इसमें जब आप सूत्र लिखते हैं
मात्रक क्या था, आवेश का मात्रक था एम्पियर गुणा आवेश का मात्रक क्या था, आवेश का मात्रक क्या था, आवेश का मात्रक था एम्पियर गुणा सेकेंड। ठीक है, एम्पियर सेकेंड मतलब टाइम हो गया, तो टी के ऊपर पावर 1, ए के ऊपर पावर 1, तो एम 0 है, एल भी 0 है, टी कितना है 1 है, ए कितना है 1 है, तो इसका विमेय सूत्र बन जाएगा m0 l0 t1 a1, m0 l0 t1 a1। समझ में आ गया? केवल इस तरह, क्योंकि ये a1 विद्युत धारा भी एक क्या होती है, जो होती है भौतिक राशि, जो मूल राशियाँ होती है उसमें से एक होती है, तो इसका मात्रक एम्पियर, इसको भी अपन विमेय सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो m0 l0 t1 a1 समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता, विमेय सूत्र नहीं आते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, और बाकी मैं साथ के साथ तो आपको विमेय सूत्र बताता चलूँगा कि कैसे बनाया गया। अगर किसी को नहीं आता तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए, एक कूलाम की परिभाषा दे सकते हो क्या आप लोग? एक कूलाम की परिभाषा कैसे देंगे? एक कूलाम की परिभाषा देखो, एक कूलाम की परिभाषा देने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। हमें सूत्र पता है कि Q बराबर होता है IT। देखते हैं, Q बराबर IT लिखा हुआ है। आपको पता है कि Q आवेश का मात्रक कूलाम, तो एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणा 1 सेकेंड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, तो 1 एम्पियर गुणा 1 सेकेंड। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि किसी भी चालक तार में, जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में केवल 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, और वो कितने समय के लिए? 1 सेकेंड के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से 1 कूलाम आवेश बहा है। अगर इस तार में से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रभावित हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर 1 कूलाम आवेश बहा है। तो किसी चालक तार में 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस आवेश को 1 कूलाम कहते हैं। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। देखो, ये चालक तार है, 1 एम्पियर की धारा इसमें से बह रही है, कितने समय के लिए? 1 सेकेंड के लिए। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें से केवल 1 कूलाम आवेश ही गया है। अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक किसी चालक तार में प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से केवल और केवल 1 कूलाम आवेश बहा है। ठीक है, 1 कूलाम आवेश उसमें से गया है। चलिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1 कूलाम की परिभाषा। अब इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक यंत्र दिखाई दे रहा है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। क्या है ये? क्या काम आता है ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का मतलब ये है कि इसमें सोने की पत्तियां लगी हुई है, और विद्युतदर्शी है। विद्युतदर्शी, दर्शी मतलब देखने वाला, और विद्युत को देखने वाला, यानी आवेश को देखने वाला। आवेश को देखने वाला विद्युतदर्शी का मतलब है इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे टेलीस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप होता है, तो यहाँ पर है ये इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये आवेशों को देखता है, यानी पता लगाता है, आवेश का संसूचन करता है। क्या करता है बच्चों? संसूचन करता है। किसका? आवेश का। तो आवेश का संसूचन करने वाला जो यंत्र होता है, उसे अपन विद्युतदर्शी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। क्या मेरी बातें आप लोगों के दिमाग में जा रही है, हिट कर रही है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए और शानदार तरीके से, और आपके लिए जो फ्री में जो भी हो सकता है वो करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप इतना सपोर्ट करेंगे, मेरी आपसे ये उम्मीद है। चलिए, कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करेंगे। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी यानी सोने की पत्तियाँ लगी हुई है। विद्युतदर्शी का मतलब है इलेक्ट्रोस्कोप, यानी जिसके अंदर 2 सोने की पत्तियाँ लगी होती है, जिससे कि आवेश का संशोधन किया जाता है, आवेश का पता लगाया जाता है कि आवेश इसके ऊपर धन आवेश है या ऋण आवेश है। इसका चित्र अपन देखेंगे, तो चित्र में आपको करना क्या होता है, आपको एक जार बना होता है, तो बरनी जिसके अंदर अचार जमाया जाता है, जमाते हैं अचार, ऐसी एक बरनी होती है। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक यहाँ पे एक धातु की छड़ रख देनी है। क्या रख देनी? एक धातु की छड़। ठीक है, चालक छड़। इसके ऊपर एक गोलक लगा हुआ होता है, ये गोलक लगा हुआ है। ठीक है, ये धातु का गोलक लगा हुआ है। ओके, और ये कांच का जार है। यहाँ पर सोने की 2 पतली पन्नियाँ हैं, ये सोने की 2 पतली पन्नियाँ हैं, और इनके ऊपर, सबके ऊपर क्या आ रहा है? धनावेश आ रहा है। कांच की छड़ अपन इसके पास में लाते हैं, तो धनावेश पहले से ही था, और धनावेश को लाए तो ये दोनों पत्तियों में प्रतिकर्षण होकर दूर हो जाता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि अपन जो छड़ लेके आ रहे हैं वो उसके ऊपर कौन सा आवेश है। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग अपन किसके लिए करते हैं? आवेश के संसूचन के लिए करते हैं। किसके लिए? आवेश के संसूचन के लिए करते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। आवेश के संसूचन के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। चलिए ओके, इसके बारे में जो भी दे रखा है संरचना आप नोट्स में पढ़ लेना क्या होता है इसके बारे में। अपन चलते हैं, कार्य प्रणाली भी आप यहाँ पे देख लेंगे। अब आवेश के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता ही है, ध्यान देना। आवेश के गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म क्या है? सबसे पहला गुणधर्म है आवेश संरक्षण का नियम। क्या है बच्चों? आवेश संरक्षण का नियम, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नॉट बी नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। आवेश संरक्षित रहता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई विलगित निकाय है, कोई एक ऐसा निकाय है, जैसे मान लो ये कोई निकाय है, इस निकाय का कुल आवेश जो है वो नियत रहेगा, प्लस माइनस, चाहे ये टूट जाएगा ना दो टुकड़ों में, तो ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, यहाँ 3 है तो ये 3 है, तो ये क्या रहेंगे? अगर इधर भी 6 आवेश थे तो इधर भी कितने रहेंगे? 6 आवेश ही रहेंगे, तो कुल आवेश नियत रहता है। इसलिए आवेश के लिए कहा जाता है कि आवेश को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल ट्रांसफर किया जा सकता है, इन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है। और ब्रह्मांड का जो कुल आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है, नियत रहता है। ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो एक गोला है और गोला हमेशा उदासीन रहता है। परमाणु जो है, परमाणु भी एक उदासीन गोला ही है। घर्षण के बाद में यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल आप देखेंगे। इस एग्जाम्पल में क्या है? Na+ और Cl- दे रखा है। Na+ और Cl- मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं। तो ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। तो अभिकारक यानी अभिक्रिया से पहले सिग्मा QI का मतलब ये हो गया, यानी पहले वाले आवेश और फाइनल आवेश, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पे देखो कुल धनावेश कितना है? 1 है, प्लस का 1 है। कुल ऋणावेश कितना है? माइनस का 1 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे कुल धनावेश कितना है? 0, क्योंकि उदासीन हो गया, दोनों मिलकर उदासीन हो गए, और उदासीन पर कोई आवेश नहीं होता तो यहाँ 0। ऋणावेश भी कितना? 0, तो नेट आवेश भी कितना आएगा? 0। इस तरीके से हमने देखा कि कोई सी भी अभिक्रिया हो, कुछ भी हो, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है उसी तरीके से आवेश भी संरक्षित रहता है। इसका हमने उदाहरण से भी समझ लिया, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, और आवेश को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल और केवल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में, एक वस्तु से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और पूरे ब्रह्मांड का जो आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद में आवेश का पूर्ण गुणज का नियम क्या होता है? पूर्ण गुणज बोले तो होल नंबर, होल मल्टीपल। जैसे पूर्ण गुणज कोई संख्या है, जैसे मान लो 2 संख्या है, पूर्ण गुणज यानी 1 से गुणा हो रहा है। पूर्ण गुणज मतलब 2 से या 3 से या 4 से या 5 से गुणा हो रहा है। ये आधा, पौन, 2.5 से गुणा नहीं हो रहा, पूर्ण गुणज से हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये होता है, पूर्ण गुणज समझ गए होंगे आप लोग, यानी पूरी संख्या से गुणा होना। जैसे 1 2 3 4 5 6, आधा, पौन, 2.5 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 यही होगा। ठीक है, तो यहाँ अपन एक बार इसको मिटा देते हैं और आवेश का पूर्ण गुणज का नियम देखते हैं। क्या है आवेश का पूर्ण गुणज का नियम? देखो, किसी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ये तो सिद्धांत का नाम है, ध्यान रखना, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी आप किसी वस्तु पर जो आवेश देखोगे तो आप यह देखोगे 4 कूलाम, 5 कूलाम, 10 कूलाम, 15 कूलाम, आधा, 2.5 ये नहीं देखोगे। तो पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वस्तुएं हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉन का त्यागती है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? देखो, समझ में नहीं आया आप लोगों को? कितना आसान है। देखो, पूर्ण गुणज के रूप में भैया कोई भी वस्तु है उस पर इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। 1 2 3 कूलाम, 5 कूलाम, 10 कूलाम, कभी भी आधा, पौन, 2.5 के रूप में नहीं होगा, क्योंकि वस्तुएं जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करती है वो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है? तो हो सकता है 1 कूलाम। कितना हो सकता है? 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश हो सकता है। तो 1 कूलाम में 1 कूलाम का मतलब कितना?
1 कूलाम का मतलब, सॉरी गलत बोल गया मैं, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी किसी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन जितना हो सकता है। ध्यान देना, 1 इलेक्ट्रॉन जितना हो सकता है। और 1 इलेक्ट्रॉन जितना अगर आवेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर अगर आप आवेश देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा न्यूनतम, तो जिसका मान इतना होगा। और इस न्यूनतम आवेश को, ये जो न्यूनतम आवेश है ये पूरा, यानी इसको अपन क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्वांटा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्वांटा के रूप में, क्योंकि इसको अपन ने क्या बोला? क्वांटा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्वांटा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? क्वांटा के रूप में होता है। ठीक है, चलिए इसको तो छोड़ते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ लेना कि पूर्ण गुणज के रूप में कैसे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है हमारे पास ए, ये कोई वस्तु ए है। इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। त्यागने पर इसके ऊपर A+ हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं कहूँ कि इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने से इस पर आ जाएगा A++। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके ऊपर आएगा A-। और अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो इसके ऊपर आएगा A-। ठीक है, इसका मतलब पूर्ण गुणज 1, 2, ऐसे ही n संख्या तक जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर n × E आवेशों का ट्रांसफर होता है। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, ग्रहण कर रहा है तो माइनस आएगा Ne। तो इसको एक साथ अपन लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ±Ne होता है। इसे ही अपन आवेश का क्वांटाइजेशन कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। समझ रहे हो क्या? आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत Q ± Ne होता है। क्या होता है? ±Ne होता है। ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु है इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण गुणज के रूप में या तो त्यागेगी या फिर ग्रहण करेगी। तो Q ±Ne, ये याद कर लेना, ये सूत्र बहुत काम का है। इससे अपन न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, इससे पहले एक अपवाद देख लेते हैं। वैसे आपके NCERT में है नहीं कि कुछ कण ऐसे खोजे गए हैं, कुछ कण ऐसे खोजे गए हैं जिन पर आवेश जो है वो ±2/3 E और E/3 ऐसे हो सकते हैं। उसे अपन क्वार्क कण के नाम से जानते हैं। केवल आपको इतना ध्यान ही रखना है कि क्वार्क कण ऐसे कण होते हैं जिन पर आवेश का मान पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होता है, उन्हें अपन क्वार्क कण कहते हैं। तो केवल जानकारी के लिए ध्यान रख लेना इतना सा। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या किसी वस्तु पर ±1.2 इलेक्ट्रॉन आवेश संभव है? किसी वस्तु पर ±1.2? अरे मैंने कहा था ना पूर्ण गुणज के रूप में होगा। क्या ये पूर्ण गुणज है? क्या नहीं है, ये पूर्ण गुणज 1.2 है ये। ठीक है, तो ये पूर्ण गुणज नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा कोई आवेश संभव नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आपने अगर किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश दिया तो इसका मतलब आपने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये आपको बताना है। या फिर ये प्रश्न ऐसे बन सकता है, किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें। यानी मान लो ये कोई धातु का गोला है, आपके पास कोई गोला है, मान लीजिए ये गोला है, ये गोला है। इस गोले को 1 कूलाम आवेश दिया, कितना दिया? 1 कूलाम आवेश दिया। तो कितने धनावेश, इसको 1 कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करना पड़ा? धनावेशित करने के लिए तो देना पड़ेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करे होंगे वो हमें बताना है। तो इसके लिए अपन लगाएंगे आवेश का क्वांटाइजेशन का सिद्धांत। क्या लगाएंगे? आवेश का क्वांटाइजेशन का सिद्धांत। वो होता है Q ±Ne। ठीक है, हमें Q का मान दे रखा है 1 कूलाम, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, N संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू वो होती है क्वांटा के रूप में 1.6 ये होती है। ठीक है, हमें तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n के मल्टीप्लाई में ये इसका डिवाइड कर देंगे इधर। तो n बराबर हो जाएगा 1 / 1.6 × 10⁻⁻19। इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद में आप सीधा रट लेना 6.25 × 10⁻18
ठीक है, ये संख्या के रूप में आने वाला है। संख्या के रूप में 6.25 गुणा 10 की घात 18, इसका मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। क्या? इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। बाकी आपको लोगों को कैलकुलेशन नोट्स में बताई गई है, तो आप वहाँ से देख लेना कैसे क्या किया गया है। तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। अगर किसी वस्तु को अपन 1 कूलाम धन आवेश दे रहे हैं, 1 कूलाम, तो इसका मतलब इतने आवेश ट्रांसफ़र होने वाले हैं 6.25 गुणा 10 की घात 18। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। 16 माइक्रो कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। माइक्रो को अपन पहले तो किस में चेंज करेंगे, हटाएंगे। माइक्रो को हटाने के लिए 10 की घात -6 लिख देंगे। तो आपके पास Q का मान दे रखा है, Q का मान 16 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम में चेंज कर दो तो 16 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, Q का मान आपको दे ही दिया, आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले क्वेश्चन की तरह ही करना होगा बच्चों, क्या? पहले क्वेश्चन की तरह ही करना होगा। ठीक है, यहाँ तक अपन ने समझ लिया। अब इसके बाद में आप लोगों को थोड़ा बहुत आवेश के कुछ अन्य छोटे मात्रक भी बता देता हूँ। जैसे माइक्रो आया, वो आप समझ गए। मिली मतलब 10 की घात -3। नैनोकार 10 की घात -9। पीको 10 की घात -12। आवेशों की योज्यता का नियम, ये एक और नियम है, देखिए। योज्यता यानी जोड़ना, एडिटिव करना, जोड़ना, यानी किसी भी वस्तु पर अगर आप आवेशों को जोड़ रहे हो तो उनका बीजगणितीय योग करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसके ऊपर आवेश ऐसे वितरित हैं। कैसे वितरित हैं? एग्जाम के तौर पे आप देखना, यहाँ पे +Q -Q +Q3 Q4 माइनस का Q4 सिग्मा Q करेंगे तो इन सभी को अपन इनके चिन्हों के साथ में जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे? चिन्हों के साथ में जोड़ेंगे। प्लस का Q माइनस का Q2, ये सभी को। चलिए अपन संख्यात्मक रूप में ले लेते हैं कि ये वस्तु है, इसके ऊपर +2 कूलाम है, 3 कूलाम है, 4 कूलाम है, माइनस का 5 कूलाम है। तो टोटल आवेश कितना आएगा? चिन्हों के साथ जोड़ेंगे। प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 5, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे तो 6 - 8 माइनस का 2 कूलाम आवेश आएगा। ये आप करके देख लेना, क्योंकि बीजगणितीय योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीजगणितीय योग, चिन्हों के साथ जोड़ना है, चिन्हों के साथ जोड़ना है। ऐसा ही आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हो, सभी को चिन्हों के साथ में जोड़ना होगा और जो आंसर आएगा वो बताना होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, अर्थात आवेशों को उनके चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है। यानी जो चिन्ह दे रखा है वो आपको चिन्ह यूज करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ। यहाँ तक अपन ने आवेश, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, और आवेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और आवेशों के मूलभूत गुणधर्म पढ़ लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आवेशन की विधियाँ पढ़ेंगे उसके अंदर, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसे ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारी शानदार बातें बताई गई है, तो उसे भी ज़रूर देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर।